नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पहले तो आज के विषय पर आने से पहले एक क्षमा याचना करनी है। अटल जी वाले कार्यक्रम में मैंने 99 की घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम उस समय राष्ट्रपति थे। डॉक्टर कलाम नहीं, KR नारायणन उस समय राष्ट्रपति थे। डॉक्टर कलाम 2002 में बने थे राष्ट्रपति। और मैंने जिक्र किया था अशोक टंडन जी की किताब के संदर्भ में जो खबर छपी थी उस पर। तो मैं आप लोगों से भी और अशोक टंडन जी से, दोनों से क्षमा चाहता हूं वो तारीख का गड़बड़ करने में। मैं 2004 की घटना की बात कर रहा था और 1999 का जिक्र किया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। वो निश्चित रूप से भूल है, तथ्यात्मक भूल है, तो उसके लिए क्षमा तो बनती ही है। अब आगे बढ़ते हैं, आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय है कि कांग्रेस का बहादुर शाह जफर कौन बनेगा। अब आपसे ये सवाल पूछें कांग्रेस के बारे में आजकल, तो 10 लोगों से पूछिए तो मुझे लगता है 8 लोग जो है राहुल गांधी का नाम ले लेंगे। लेकिन मैं आज राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं। जरा थोड़ा ध्यान राहुल गांधी से हटाकर कांग्रेस में दूसरे लोगों पर भी डालिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। 3 बार कोशिश की कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने की, तीनों बार वो हार गए, नहीं बन पाए। पहली बार जो है SM कृष्णा बन गए, दूसरी बार धर्म सिंह बन गए और तीसरी बार सिद्धरामैया। अपने पहले कार्यकाल, उनके पहले कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। तीनों मोर्चों पर मल्लिकार्जुन खड़गे नाकाम रहे। कांग्रेस जो दलितों की बात करती है, एक दलित को कर्नाटक में मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। और याद रखिए, एक और दलित को, जिनका नाम बाबू जगजीवन राम है, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। उस किस्से के बारे में मैं विस्तार से बता चुका हूं एक वीडियो में पहले, तो उसको दोहराऊंगा नहीं। किस तरह से चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरने के बाद जनता पार्टी वैकल्पिक सरकार बनाने की स्थिति में आ गई थी, समर्थन जुटा लिया था और नेता के तौर पर बाबू जगजीवन राम का नाम आगे किया था। राष्ट्रपति के यहाँ वो सूची सौंपने जा रहे थे, उससे पहले राष्ट्रपति भवन से सूचना आ गई कि राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी है। जगजीवन राम पहले दलित प्रधानमंत्री हो सकते थे भारत के, जो कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। अब फिर लौटकर आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे पर। उनकी उपलब्धियां देखिए। जो बहादुर शाह जफर का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसको समझने के लिए उन्होंने जो किया है उसको समझिए। और ये पिछले कुछ सालों की ही बात है। 2018 से अब 2025 चल रहा है, केवल 7 सालों की बात है। 2018 में छत्तीसगढ़ का जब चुनाव हुआ, कांग्रेस जीत गई, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के पक्ष में पलड़ा झुकाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे थे, पर्यवेक्षक थे वो। अब आप देखिए कि पर्यवेक्षक के रूप में उन्होंने किस तरह की उपलब्धियां हासिल की हैं। उसके बाद राजस्थान में अशोक गहलोत का इस्तीफा लेने के लिए भेजा गया हाईकमान की ओर से। राजस्थान पहुंचे, जयपुर पहुंचे, तो अशोक गहलोत ने इस्तीफा देना तो बहुत दूर की बात है, विधायक दल की बैठक बुलाने से भी मना कर दिया। तो सारे विधायकों को कहा कि जाके विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे दो। ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले भारत के इतिहास में किसी राज्य में इस तरह का नहीं हुआ कि सत्तारूढ़ दल के ही विधायक जाकर अपने ही विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ इस्तीफा सौंपा है। और इतना ही नहीं किया, अशोक गहलोत शहर से बाहर चले गए। हाईकमान का ऑब्जर्वर आ रहा है, इसके बावजूद बहुत वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और हाईकमान का ऑब्जर्वर होने का मतलब ताकत कई गुना बढ़ जाती है। फिर भी उनसे मिले नहीं, और ज़्यादातर विधायक नहीं मिले मल्लिकार्जुन खड़गे से। वो गए थे इस्तीफा लेने के लिए अशोक गहलोत का, कि अशोक गहलोत इस्तीफा दे दें, केंद्र में आ जाए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ये योजना थी। ये जो है 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद सचिन पायलट से हाईकमान ने वादा किया था। अब जब हाईकमान की बात होती है तो उसमें थोड़ा मामला जो है उलझ जाता है कि किसने वादा किया था, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने। इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हालांकि इस मामले में कहा जाता है कि प्रियंका वाड्रा सबसे ज़्यादा पक्ष में थी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के। तो फॉर्मूला वहाँ भी रखा गया था, वही 2.5 साल का,
लेकिन ऐसा कुछ अशोक गहलोत ने होने नहीं दिया, बल्कि अशोक गहलोत तो उससे कई कदम आगे चले गए। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद से सचिन पायलट को हटाया, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, उनके खिलाफ मतलब अपने ही उप मुख्यमंत्री जब वो थे पद पर तब राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कराया। देशद्रोह का केस जो है गहलोत सरकार ने सचिन पायलट पर उस समय दर्ज कराया जब वो डिप्टी सीएम थे। ये है हाईकमान की ताकत का अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से डिफाई करने लगे हैं राज्यों के नेता जो जमीनी नेता हैं। तो अशोक गहलोत ने ऐसा कुछ मानने से मना कर दिया। फिर कोशिश हुई हाईकमान की ओर से कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं। सोनिया गांधी को मना कर दिया सीधे सीधे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती हैं वो तो वो मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे, मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। और पूरा गांधी परिवार मिलकर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटवा नहीं पाया। तीसरा राज्य पंजाब में भी सेंट्रल ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे थे। वहाँ सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की लड़ाई हो रही थी। फिर वहाँ सिद्धू के पक्ष में प्रियंका वाड्रा थी। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में कोई था गांधी परिवार का, ये अभी तक सामने नहीं आया है। सोनिया गांधी कुछ समय तक जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की बताई हुई बातें हैं उनसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कुछ समय तक थोड़ा सा न्यूट्रल रही, लेकिन उसके बाद इस्तीफा देने के लिए उन्होंने ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहा। और ये नायाब आइडिया मल्लिकार्जुन खड़गे का था कि कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट के रूप में, क्योंकि बाकी लोग विधायक भी थे और दूसरे नेता भी जो कांग्रेस के थे वो नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनाने को तैयार थे। तो कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। दलित समाज से आते हैं तो ये हुआ कि पूरे देश में दलितों में भारी लहर चलने लगेगी कांग्रेस की। बाकी देश के प्रांतों की तो बात छोड़ दीजिए, पंजाब में भी नहीं चली, बल्कि उल्टा हो गया। आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई पहली बार पंजाब में। विधानसभा चुनाव जो 2022 का हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ में जो फॉर्मूला अपनाया गया उसका नतीजा ये हुआ कि बुरी तरह से हारी अगले चुनाव में, यानी 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी। राजस्थान में जो फॉर्मूला अपनाया गया उसे लागू नहीं किया गया, उसी के कारण 2023 में राजस्थान में हारी कांग्रेस पार्टी, और 22 में उससे पहले जो है पंजाब में हार ही चुकी थी। तो 3 राज्यों से कांग्रेस की विदाई में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अब चौथे राज्य में भूमिका है। असल में और राज्यों में भी हो सकता है। 3 राज्यों में इस समय पूरे देश में कांग्रेस की सरकार है अकेले अपनी। एक है कर्नाटक, दूसरा है हिमाचल प्रदेश और तीसरा है तेलंगाना। अब कर्नाटक का मामला आगे बढ़े तो कतार में ये जो पीछे 2 राज्य लगे हैं उनका मामला आगे बढ़े। कर्नाटक मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह प्रदेश है। मैंने आपको बताया ही कि 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की लेकिन बन नहीं पाए। अब वो अपने बेटे का भविष्य देखना चाहते हैं, उसके अपने बेटे का भविष्य संवारना चाहते हैं। वो अपने बेटे को भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार करना चाहते हैं। तो कोशिश उनकी ये है कि अगर बदलाव हो तो बेटा डिप्टी सीएम बने। होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन डीके शिव कुमार चुप बैठने को तैयार नहीं। 2 चीज़ें हैं। कर्नाटक की स्थिति थोड़ी अलग है कि डीके शिव कुमार चैलेंजर तो हैं सिद्धारमैया के, लेकिन वो बगावत करने को तैयार नहीं है। लेकिन वो सिद्धारमैया को पूरे 5 साल देने को भी तैयार नहीं है। तो इसलिए केंद्रीय नेता जहां भी जाते हैं कर्नाटक में, वहां डीके शिव कुमार के पक्ष में एयरपोर्ट से ही नारे लगने शुरू हो जाते हैं कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाओ। और यही समझौता हुआ था 2023 में जब पार्टी जीती थी और सरकार बन रही थी कि 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे मुख्यमंत्री, 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। अब हाईकमान की हालत ये है कि वो जो भी वादा किया है उसको लागू कराने की उसकी क्षमता नहीं रह गई, तो वो ये फॉर्मूला लागू करा नहीं सकते। अब मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार जो है उनसे, जब अभी कुछ दिन पहले पूछा गया था कि कौन तय करेगा, उन्होंने कहा हाईकमान तय करेगा। तो बड़ा मजाक उड़ा। लोगों ने कहा भाई आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर आप हाईकमान में शामिल नहीं हैं तो और कौन है?
तो उन्होंने फिर बाद में साफ साफ कहना शुरू किया कि वो गांधी परिवार के लोग तय करेंगे। तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कहने में सार्वजनिक रूप से कोई शर्म महसूस नहीं करता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, जो भी फैसला होता है वो गांधी परिवार करता है, ये तो सबको मालूम था। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से पहली बार इस तरह की बात हुई। उस समय को छोड़ दीजिए, इमरजेंसी के समय को, जब डीके बरुआ ने नारा लगाया था इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। तो ये कोई कांग्रेस पार्टी में नई बात नहीं है, सबको मालूम है कि फैसले कहाँ होते हैं। और सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद से तो कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े फैसले 10 जनपद की डाइनिंग टेबल पे होते हैं। वो चाहे मुख्यमंत्री बनाने का मामला हो, मंत्री बनाने का मामला हो, प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मामला हो, दूसरे पदाधिकारी बनाने का मामला हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनाने का मामला। तो 3 राज्य गंवाने के बाद, बल्कि 4 राज्य कहना चाहिए, मैं चौथे राज्य मध्य प्रदेश का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका नहीं थी। मध्य प्रदेश में जितनी बुरी हार कांग्रेस की हुई है आज़ादी के बाद से अब तक किसी चुनाव में नहीं हुई थी, यहाँ तक कि 1977 के चुनाव में भी नहीं हुई थी। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो हार हुई है, एक समय भूपेश बघेल जो है कांग्रेस के नए पोस्टर बॉय बन गए थे, गांधी परिवार के बड़े चहेते बन गए थे। टीएस सिंहदेव के दावे को नकार कर उनको बनाया गया था। लेकिन उस सब का नतीजा क्या हुआ? पार्टी की बुरी तरह से हार हुई। वही हाल राजस्थान में हुआ। हालांकि बुरी तरह से हार नहीं कह सकते, लेकिन हार तो हार होती है। पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, पूरा संगठन बिखर गया। नेतृत्व में और उसके अलावा संगठन में इतने झगड़े हैं कि पार्टी फिर खड़ी हो पाएगी इसकी संभावना कम दिखाई देती है। अब ये कौन ठीक कर सकता है? या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक करे, या जिसके पास ताकत है यानी गांधी परिवार। आपने देखा कि 2023 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद और 2024 के लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार की रैलियों को 2-4 छोड़ दीजिए, राहुल गांधी एक बार भी राजस्थान गए, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ गए, मध्य प्रदेश में जरूर 1-2 बार अभी गए हैं, लेकिन संगठन को ठीक करने की कोई कोशिश नहीं हुई। गुजरात गए तो उन्होंने एक नई परिभाषा दे दी कांग्रेस के नेताओं के बारे में कि 3 तरह के लोग हैं, एक शादी का घोड़ा, एक लंगड़ा घोड़ा और एक स्वस्थ घोड़ा है। लेकिन उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं किया कि कौन लंगड़ा घोड़ा है, कौन शादी का घोड़ा है, कौन कैसा घोड़ा है। ये बोलकर वो चले गए। उनको लगा कि अब संगठन सब ठीक हो जाएगा। अब बारी कर्नाटक की है। कर्नाटक में फैसला ज़्यादा दिन तक टाला नहीं जा सकता है। उसको टालने की कोशिश लगातार गांधी परिवार कर रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर रहे हैं। क्योंकि उनके प्रदेश का मामला है तो इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा है, लेकिन उनकी भूमिका और ज़्यादा कम है। कर्नाटक के मामले में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सलाह पार्टी हाईकमान मानेगा, यानी गांधी परिवार मानेगा। तो इसलिए जो भी फैसला होगा उनकी सलाह से तो नहीं होने वाला है। और जैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कर्नाटक का मामला हल हुआ, इस पार या उस पार, मतलब दो ही फैसले हो सकते हैं। या सिद्धारमैया पूरे 5 साल के लिए रहेंगे, ये घोषणा हो जाए, या डीके शिवकुमार को बाकी के बचे 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो आप मान कर चलिए उसके बाद पहला नंबर लगेगा हिमाचल का, और उसके बाद अगर तेलंगाना का भी नंबर लग जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे बिना अधिकार के, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन वो अधिकार विहीन हैं। जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं था, पद पर थे लेकिन अधिकार नहीं था। अधिकार सोनिया गांधी के पास था, वो पद पर नहीं थी। इसी तरह से इस समय अध्यक्ष का मामला हो गया है। जो अध्यक्ष पद पर है उसके पास अधिकार नहीं है, जिसके पास अधिकार है वो अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। यानी मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं, क्योंकि फिर जवाबदेही आती है, फिर सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी तो सारे सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ टाल सकते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि पावर सेंटर कहाँ है कांग्रेस पार्टी में। किसी को गलतफहमी नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई पावर सेंटर है। वो रबर स्टैंप हैं, केवल इस्तेमाल करने के लिए हैं, और वो इस्तेमाल होने को तैयार हैं, तो इसलिए इस्तेमाल हो भी रहे हैं। 3 सरकारें और
मध्य प्रदेश को भी जोड़ दें तो 4 सरकारें कांग्रेस पार्टी 2018 से 2025 के बीच में गंवा चुकी है अपने मिसमैनेजमेंट, निर्णय लागू न कराने की निर्णय न लागू करा पाने की क्षमता, इन सब के कारण। और 5वां राज्य बनने जा रहा है कर्नाटक। कर्नाटक में यथास्थिति बरकरार रहेगी इसके आसार नहीं लग रहे। कर्नाटक में आर पार फैसला होना ही है, या तो सिद्धारमैया के पक्ष में या डीके शिव कुमार के पक्ष में, क्योंकि डीके शिव कुमार हथियार डालने को तैयार नहीं है। वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि अब अगले 2.5 साल भी सिद्धारमैया रहेंगे, लेकिन वो बगावत करने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि ये स्थिति बगावत से भी बुरी होने वाली है, क्योंकि सरकार ही 2.5 साल के लिए लेम डक हो जाएगी। ये जो 2 बड़े नेताओं का झगड़ा है, ये सरकार को नहीं चलने देगा। वैसे भी सरकार कितना चल रही है पता नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं है। उसने जो वेलफेयर स्कीम्स की घोषणा की, उसको लागू करने में जो पैसा जा रहा है उसमें भी दिक्कत आ रही है। खुद डीके शिव कुमार बोल चुके हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं प्रदेश के, कि विकास योजनाओं के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। तो सरकार की स्थिति लगातार खराब हो रही, साथ साथ में पार्टी की भी स्थिति खराब हो रही है। अब कर्नाटक में हालत यह है कि कांग्रेस पार्टी यानी गांधी परिवार सरकार बचाए या पार्टी, दोनों तो बचते हुए नहीं दिख रहे। तो कर्नाटक कांग्रेस का पिछले 7 साल में 5वां राज्य होगा जहां से पार्टी और सरकार दोनों जाने वाली है। पहले पार्टी जाएगी कि पहले सरकार जाएगी, सवाल इसका है। यानी पहले पार्टी में टूट होगी और सरकार गिरेगी, या फिर सरकार के मतभेद के कारण 2028 के चुनाव में पार्टी गिरेगी। क्योंकि ये सब कुछ निर्भर करता है कर्नाटक का, जहाँ तक सवाल है, वो डीके शिव कुमार के रवैये पर। और अभी तक की स्थिति से लगता है कि वो गांधी परिवार के किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर होते तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया होता। तो उनको बुलाकर बात करने के लिए गांधी परिवार हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि बात करने के लिए बुलाएंगे तो उनको पहले तो जवाब देना पड़ेगा कि भाई 2.5 साल पहले जो आपने आश्वासन दिया था उसका क्या होगा, और आप फैसला कीजिए कि आप मुझे बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। इसलिए कर्नाटक की सरकार अगर खतरे में पड़ी कांग्रेस की, तो आप मानकर चलिए कि अगला नंबर हिमाचल की सरकार का होगा। तेलंगाना की सरकार ज़्यादा मजबूत है, लेकिन तेलंगाना की सरकार का कार्यकाल भी अभी लंबा है, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते हैं। हिमाचल में तो 2027 में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार रहेगी कि नहीं, ये निर्भर करेगा गांधी परिवार के निर्णय लेने की क्षमता और निर्णय को लागू करा पाने की ताकत, इन 2 चीज़ों पर। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष रहते हुए क्या ये 4था राज्य लूज़ करेंगे या कर्नाटक को बचा पाएंगे, यही सवाल है। यही अगर वो बचा लेते हैं तो बड़ी उपलब्धि होगी, हालांकि उनकी कोई उसमें भूमिका नहीं है। बचेगा तो वो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के समझौते से ही बचेगा, और उस समझौते की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। न तो सिद्धारमैया जो है पद छोड़ने को तैयार हैं, और न डीके शिव कुमार अपना दावा छोड़ने को तैयार है। तो देखिए आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या होने वाला है, और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ये मामला ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टलने वाला है। पार्टी हाईकमान ने ज़रूर संसद सत्र का हवाला देकर मामले को थोड़ी देर के लिए ठंडा करने की कोशिश की कि जब तक संसद का सत्र चल रहा है तब तक इस मामले पर चुप्पी साधे रखिए। अब संसद का सत्र भी खत्म हो गया, अब चुप रहने का या चुप कराने का कोई कारण हाईकमान के पास बचा नहीं है। तो आवाज़ें और विरोध की आवाज़ें और तेज़ होने वाली हैं। दोनों फैक्शंस का झगड़ा और तेज़ होने वाला है, और हाईकमान इस स्थिति को लंबे समय तक टाल नहीं सकता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।